हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं रीट 2025 एग्जामिनेशन की। और मैं आप लोगों के साथ में जो है वो एक साइंस की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में एक क्लास सूक्ष्म जीव वाली डिस्कस कर चुकी हूँ कंप्लीट मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ में। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो सेकंड है, और इस सेकंड टॉपिक का भी जो फर्स्ट पार्ट है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक पार्ट है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो है पहली जो सीरीज थी उस दौरान मैंने आप लोगों को देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉपिक सेकंड है, पाचन तंत्र हमारा टॉपिक है। और इसका जो सोर्स है नोट्स का वो एनसीईआरटी के 7th और 10th क्लास की बुक है। इस दौरान हम लोग जो है वो ये कंप्लीटली कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में, जिसमें जितने भी ऑर्गन्स है, मुख गुहिका, जीभ हो गया, दांत हो गए, और जो भी दंत सूत्र वगैरह जितने भी टॉपिक आते हैं, ग्रहणी, ग्रासनली, आमाशय, और उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ तक देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की क्लास में, यानी कि क्लास 1 में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पाचन ग्रंथियां। ये भी पाचन तंत्र का ही भाग है, और इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने खुद ने भी रीट को क्वालिफाई किया है, और जो है वो ये मेरे ही नोट्स है जो मैंने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पे बनाए थे। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगी। और इसकी जो लिंक है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का, वो आप लोगों को मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, फर्स्ट हम देखते हैं पाचन ग्रंथियों में सबसे पहली आती है लार ग्रंथि। लार क्या होता है? तो लार जो होता है वो एक सिरमी और तरल पदार्थ होता है। लार एक सिरमी व तरल व चिपचिपा श्लेष्मा का मिश्रण होता है। सिरमी तरल भाग भोजन को गीला करता है, यानी कि अब सिरमी सिरमी का मतलब होता है जो चिपचिपा होता है और जो एकदम लिक्विड टाइप में होता है। लार लिक्विड ही तो होती है। सिरमी तरल भाग क्या करता है? भोजन को गीला करता है। और श्लेष्मा जो होती है वो लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करती है। लुब्रिकेंट क्या होता है? जो भोजन को निगलने में सहायता करता है। लार के कार्य क्या होता है भाई? लार ग्रंथियां लार को स्रावित करती है, तो लार के कार्य भी तो होने चाहिए। तो ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है, मंड होता है, उसको पाचन मुख में प्रारंभ करता है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि जो स्टार्च का पाचन है वो कहाँ होता है? मुख में होता है। और पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है? तो वो होती है मुख से। भोजन को चिकना व घुलनशील लसलसा बनाता है। कौन? लार। वही भोजन को चिकना, घुलनशील और लसलसा भी बनाता है, और दांतों व जीभ की सफाई करने में भी मदद करता है। अब आगे देखते हैं नोट जो इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ सवाल है। लार क्या करती है? टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती है। टाइलिन और एमाइलेज जो एंजाइम है वो स्रावित होते हैं लार से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। लार ग्रंथि जो होती है वो उसमें 3 ग्रंथियां होती है, यानी लार ग्रंथि अगेन से आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली आती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, दूसरी आती है अधोजंब ग्रंथि या फिर अवचुंबकीय ग्रंथि, और तीसरी आती है अधोजीवा। कर्ण पूर्व यानी जो कान से पहले होती है, अधोजंब यानी कि जो जीभ के नजदीक होती है, और अधोजीवा यानी कि जो जीभ से जो है वो थोड़ी-सी नीचे की तरफ होती है, राइट? यानी कि ये जंब जो है वो जबड़े की तरफ, और जीवा जो है वो जीभ की साइड में होती है। अब हम लोग इनको देख लेते हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि, यह क्या करती है? कर्णपूर्व ग्रंथि जो होती है वो तरल का स्राव करती है और हमारे गालों में होती है, ठीक है? उसके बाद में हम लोग दूसरा देख लेते हैं अधोजंब ग्रंथि, जिसको आप लोग चिबुकीय ग्रंथि भी बोलते हैं। जब यानी जबड़ा जबड़ा, चिबुक यानी चबाना, तो जबड़े से ही तो चबाते हैं हम। तो यह निचले जबड़े के मध्य में पाई जाती है। निचले जबड़े के भी कहाँ कौन से भाग में? तो मैक्सिला ग्रंथि के मैक्सिला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि यह मैक्सिला ग्रंथि के दोनों ओर पाई जाती है। निचले जबड़े का भी कौन सा पार्ट? तो वो हो जाता है मैक्सिला ग्रंथि के दोनों ओर का पार्ट। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। अधोजब ग्रंथि मिश्रित होती है, इसमें तरल और श्लेष्मा दोनों का स्त्राव होता है। आगे देखते हैं अधोजीवा, यह जीवा के निचले भाग में और वह श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तो कौन सी कहाँ स्थित है और वो क्या स्त्राव करती है, ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं हम लोग यकृत। यकृत ग्रंथि क्या होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायफ्राम के पीछे स्थित होती है। वो इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है, यानी डायफ्राम के पीछे होती है। और अधिकतम वजन यानी कि अधिकतम इसका जो भार होता है वो राइट साइड में होता है। यकृत के चारों ओर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। फिर देखते हैं हम लोग यकृत के कार्य की। यकृत काम क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है और पित्त का संग्रहण करता है। पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है, याद रखिएगा। पित्त का निर्माण
निर्माण यकृत में होता है और जो संग्रहण होता है वो पित्ताशय में होता है। बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो कैंडिडेट कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और लिख लेते हैं कि पित्त का निर्माण पित्ताशय में। नहीं, पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। राइट, अब हम लोग देख लेते हैं यकृत के और कार्य। यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है, ए सी डी का संचरण करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों की पूछा गया है, विटामिन ए का संश्लेषण करने का काम कौन करता है? तो वो करता है यकृत। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यकृत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने में हमारे शरीर में जो यकृत है उसका भी विशेष रोल है और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो फाइब्रिनोजन क्या है? ये प्रोटीन है। और रक्त का थक्का बनाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? तो वो हो जाता है फाइब्रिनोजन। अगली हम लोग देख लेते हैं तीसरी ग्रंथि और लास्ट ग्रंथि, वो है अग्नाशय ग्रंथि। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय की कुछ कोशिकाएं समूह में होती है, जिसे लैंगरहैंस के द्वीप बोलते हैं। यानी अग्नाशय की कुछ-कुछ कोशिकाएँ ऐसी होती है जो समूह में रहती है और समूह वाली जो कोशिकाएँ होती है उसको लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। अग्नाशय होता कैसा है? तो अग्नाशय 6 से 8 इंच का लंबा होता है और ये यू आकार का होता है। देखिए, अग्नाशय जो होता है इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती है। एक होती है हमारी अल्फा कोशिकाएँ और दूसरी होती है बीटा कोशिकाएँ। ये जो कोशिकाएँ होती है अल्फा और बीटा, ये क्या करती है? ये कुछ हार्मोन्स को स्रावित करती है। ये हार्मोन्स अंतःस्रावी हार्मोन होते हैं। इसमें से पहला हार्मोन होता है अल्फा कोशिकाएँ, जो ग्लूकागोन का स्राव करती है, और बीटा कोशिका जो इंसुलिन का। अब ये दोनों हार्मोन काम क्या करते हैं? तो देखिए, ग्लूकागोन और जो इंसुलिन होते हैं वो मिलकर शरीर में हमारे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यानी कि कई बार बोलते हैं ना कि शुगर हो गया किसी को तो इंसुलिन लगाया जाता है, इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो रक्त शर्करा का मतलब होता है शुगर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, उसमें भी इंसुलिन द्वारा, और उसकी हेल्प करता है ग्लूकागोन। और ये दोनों कैसे हार्मोन है? अंतःस्रावी हार्मोन। अब देखते हैं छोटी आंत की ग्रहणी भाग में एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होते हैं। यानी कि अग्नाशय से जो भी अग्नाशय से जितने भी एंजाइम आते हैं वो छोटी आंत से आते हैं। ठीक है, छोटी आंत के भी ग्रहणी भाग से। अब हम लोग कुछ आगे इंपॉर्टेंट एंजाइम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन से हैं? यहाँ पर सबसे पहले मैंने अंग दे रखे हैं, फिर कौन सा एंजाइम, ये जो अंग है यहाँ पर सारे, ये कौन से एंजाइम को स्रावित करते हैं, इनका काम क्या है और ये कार्य कहाँ पर करता है। तो कंप्लीट मैंने दे रखे हैं और ये टोटल जो है वो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला आता है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि कौन से एंजाइम को स्राव करती है? तो वो टाइलिन और एमाइलेज का स्राव करती है। इसकी ये कार्य क्या करती है? तो ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बांटने का काम करती है। इसमें पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड कौन सा? एक स्टार्च और ग्लाइकोजन। जो छोटे पॉलीसैकेराइड वो माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, लार ग्रंथि है, अब मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि लार ग्रंथि है तो कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? टाइलिन और एमाइलेज। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो पाचन है वो मुख के कौन से भाग में होता है? तो वो मुख गुहा में होता है और लार ग्रंथि द्वारा होता है, बक्कल कैविटी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं आमाशय, जिसमें से जठर रस स्रावित होता है। इसमें 2 तरीके के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला आता है पेप्सिन और दूसरा आ जाता है रेनिन। ये क्या करते हैं? पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में, और रेनिन होता है वो कैसीन को पैराकैसीन में बदलने का काम करता है, और यह जो कार्य होता है वो आमाशय के अंदर ही होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं अग्नाशय, जो अग्नाशय रस को स्रावित करता है। इसमें जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, और उसके बाद में आता है काइमोट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टाइड में, और लाइपेज जो होता है वो वसा को मोनोग्लिसराइड व वसीय अम्ल में बदल देता है। और ये कार्य कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस क्या करता है? डीएनए आरएनए, और यह डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है, और यह भी छोटी आंत में होता है। अगला देख लेते हैं यकृत। यकृत पित्त लवण का स्राव करता है। यह वसा को वसा अम्ल और वसा में बदल देता है, और यह कार्य भी छोटी आंत में। तो देखिए, है तो यकृत से स्रावित होने वाला, लेकिन काम छोटी आंत में कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं आंतरीय रस, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत में से माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को सुक्रोज में बदलता है, और लाइपेज वसा व वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। ये जो लाइपेज वाला क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया है कि वसा का पाचन जो होता है वो किसके कौन से एंजाइम द्वारा होता है? तो वो होता है लाइपेज द्वारा। उसके बाद में फास्फेटेज होता है, वो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार व राइबोज में बदल देता है, और यह जो कार्य होता है वो छोटी आंत के द्वारा
किया जाता है। अगला देख लेते हैं, देखिए मनुष्य में जो पाचन का पूरा प्रोसेस है वो मैंने कंप्लीट करवा लिया है, लेकिन उसके अलावा हमारी एनसीईआरटी की बुक में अमीबा में पाचन और जो सेलुलोज खाने वाले जो जीव होते हैं उनमें भी पाचन को दिखाया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्लीट है अमीबा के बारे में, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आता है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा इसमें जो है वो पढ़ने लायक चीज़ें नहीं है। अमीबा में पाचन कैसे होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादप की सहायता से होता है, वो भोजन का पाचन खाद्य धानी में होता है। ये जो पॉइंट है वो आप लोगों को जो है वो प्रॉपर जो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें आप लोगों को ये प्रॉपर देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा में अंतःग्रहण होता है वो किसकी सहायता से होता है? तो पादप की सहायता से, और खाद्य धानी में इसका पाचन होता है। ठीक है? उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं अमीबा। अमीबा का देखिए ये जो चित्र है वो आप लोगों की 7th क्लास की बुक से है, और ये वाला जो ड्राइंग है वो आप लोगों की 10th क्लास की बुक से है। यहाँ पर देखिए ये अमीबा का चित्र है। यहाँ पर ये कुछ खाद्य धानियाँ आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से ये अंतःग्रहण कर रहा है। पादप क्या है? तो ये इसके पादप है, ये इसका केंद्रक, और ये वही क्षेपित अपशिष्ट। अमीबा का जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो ये कहीं से भी अंतःग्रहण कर सकता है और कहीं से भी निक्षापित कर सकता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये केंद्रक है। खाद्य कण जो है वो यहाँ से इसके शरीर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके जो ये जो पैर है, यानी कि जो पादप है, जो कूटपाद है, वो क्या करते हैं, ऐसे भोजन को देखते ही इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते तो खाद्य रिक्तिका बना देते हैं और खाद्य कण अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आता है तो इस तरीके से कंप्लीट जो है वो इसका अंतःग्रहण कर लेता है। राइट? तो ये तो हो जाता है हमारे अमीबा में पाचन। अब हम लोग देख लेते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरीके से होता है। देखिए कुछ घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय हो गया, खरगोश, घोड़ा, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको आप लोग छोटी आंत भी बोलते हैं, और बिग इंटेस्टाइन जिसको आप लोग बड़ी आंत भी बोलते हैं, इनके बीच में एक थैले के समान संरचना होती है जिसे अंधनाल बोलते हैं। ये जो अंधनाल वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड है और पूछा गया है। अंतनाल किसमें विकसित होता है? तो अंतनाल मनुष्य में नहीं होता है, बल्कि घास खाने वाले जंतुओं में होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है। ये जंतु क्या करते हैं? घास खाते हैं। तो घास में क्या होता है? सेलुलोज की प्रचुरता होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। किस रूमिनेंट यानी कि जो जुगाली, अब ये रूमिनेंट क्या होता है? तो जुगाली करने वाले का मतलब होता है जैसे आप लोग गाय को देखते हो, तो गाय को अगर चारा दिया जाता है तो गाय पहले ही कंप्लीट चारे को जो है वो अपने पेट में डाल देती है, चबाती नहीं है। लेकिन जब वो फ्री टाइम में फ्री बैठी होती है ना, उस टाइम पे वो अपने पेट में से वापस से उसी जो भोजन जो उसने अंदर लिया था अपने आमाशय में से उसको बाहर निकालती है, मुँह में लाती है, फिर चबाती है और फिर वापस अंदर डाल देती है। तो ये जो जीव होते हैं वो जो मुँह से चबाते हैं बार-बार, तो उसको जुगाली करना बोलते हैं। और जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं वो रूमिनेंट, रोमंती पशु जैसे कि हिरण, ये सभी होते हैं। इनमें एक अंग होता है रूमेन, इसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं, यानी इनके पेट के अंदर एक अंग होता है रूमेन, जो क्या करता है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज का पाचन कर रहा है, घास फूस खाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, तो सेलुलोज के पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं। ये जंतुओं के भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, जो मानव के आहार नाल में नहीं होते। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 4 ऑर्गन दे दिए, फिर पूछ लिया जाएगा कि मानव के आहार नाल का कौन सा भाग नहीं है, जैसे यकृत दे दिया, अग्नाशय दे दिया, फिर अंतनाल दे दिया, फिर सीकम दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो अंधनाल जो है वो पशुओं का है। आगे एक और देख लेते हैं हम। सेलुलोज का पाचन करने वाले जंतुओं की जो आंत होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि ज़्यादा भोजन को वो इकट्ठा करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक और पॉइंट। स्टारफिश यानी कि तारा मछली जो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यानी स्टारफिश जो होती है वो दिखने में तो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन उसका भोजन क्या होता है? जिनका कवर जो है, जिनकी बॉडी का कवर, ऐसे जंतु जिनके बॉडी का कवर बहुत ज़्यादा टाइट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना हुआ होता है, वो क्या करती है स्टारफिश? उसका जो कैल्शियम का कवर होता है उसको तो निकाल देती है और अपने मुंह में मतलब कवच को बाहर से निकाल देती है, और अंदर का जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उसको अपने मुख में, अपने आमाशय में ले लेती है, और जंतु के जो कोमल भाग होता है उसको खाती है। आमाशय क्या करता है? वापस शरीर में आ जाता है। यहाँ आमाशय वापस शरीर में आ जाता है और आहार जो है वो धीरे-धीरे पचता रहता है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि एक कौन-सा ऐसा जीव है जो अपने आमाशय को भोजन करने के लिए अपने आमाशय को अपने शरीर से बाहर निकालता है और भोजन करने के बाद में आमाशय को वापस शरीर में के अंदर डाल देता है। तो यही लिखा हुआ है ना कि अपना आमाशय बाहर निकालती है, तो बाहर निकालने का काम कौन करती है? स्टारफिश। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में जो अभी सेलुलोज के पाचन वाले जंतु बताए उसका जो है वो ड्राइंग है, यहाँ पर देख लीजिए। ये इनकी ग्रसिका होती है, घास फूस खा रही है गाय। फिर देखिए यहाँ पर रूमेन होती है, ये बड़ी आंत होती है, ये अंतनाल है।
अंतराल यहाँ पर होती है, ये शुद्रांत्र शुद्रांत्र ये छोटी आंत और ये बृहदांत्र बड़ी आंत, और यहाँ पर इनका हो जाता है ये कंप्लीट जो है वो इसका आमाशय है। तो इसी के साथ में हमारे आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, हमारी जो भी ये सीरीज़ है आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और जो है वो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने खुद ने रीट पात्रता परीक्षा 2022 में होने वाली उसको क्लियर किया है। साइंस मैथ्स सब्जेक्ट था, पेपर 2 मैंने जो है वो क्वालिफाई किया है। पात्रता परीक्षा की बात कर रही हूँ मैं, और ये मेरे ही नोट्स है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।